देखो, एक होता है सीबीएसई बोर्ड वाला, एक होता है एमपी बोर्ड वाला। एमपी बोर्ड में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सीबीएसई वाले में क्या होता है, सिलेक्टेड चीज होती है वो उनका जो, अगर उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना होता है ना 5 नंबर का, वही आता है। हमारे एमपी बोर्ड में कोई डिसाइड नहीं है। इसी तरह व्यापम का कोई भी आबकारी विभाग का ही पेपर आ रहा है, वो अच्छा भी आ रहा है। अच्छे का मतलब है कि लेवल अच्छा है। कई बार किताबों से बाहर जा रहा है, कई बार कैसा आ रहा है। तो आप ये मान के चलो कि आपके सामने 4 प्रश्न दिए तो हैं, आपके सामने 4 प्रश्न दिए हो, उसमें से कम 2 हटाने की हिम्मत रखो पहले। मैं पढ़ा क्रॉसिंग बता रहा हूं कि क्रॉसिंग कैसे करते हैं, क्रैक कैसे हटा से कहते हैं। अभी मैं प्रश्न लगवा रहा था, बायो की लगवाई थी बेटा, मैं प्रश्न कल भी लगवाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगवाने की कोशिश करूंगा। मुझ पे जितनी ताकत है आपको बता दूं, मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं आप पे सबसे ज्यादा फोकस करूं। इतना मैं पीएससी पे भी हमें डाउन कर दिया। पीएससी की भी 3-4 रिकॉर्ड करता हूं, डेली कर रहा हूं, पर उतना मैंने वहां पर कम कर दिया। मुझे आप पर थोड़ा सा काम करना है। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे इंग्लिश वाला, मैं उसको भी सुधार किया है। एक व्यक्ति क्या क्या करेगा वो भी थोड़ा सा देखता हूं, मैं उस पर भी काम किया है, थोड़ा मटेरियल कर दिया पूरा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी काम कर रहा हूँ। बस 1-2 दिन का मुझे समय लगेगा, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कहने का अर्थ है बच्चों, हमें दो, अगर 4 प्रश्न आते हैं तो 2 हटाने की, इतना पढ़ लो कि 2 हटा सको, 2 हटा सको। बच्चे 2 प्रश्न में से 2 प्रश्न में आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना, तो 2 प्रश्नों को आराम से सोल्व कर लोगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। बायो मैंने टॉप की पढ़ा दी है, केमिस्ट्री थोड़ा सा हो सकता है, परंतु फिजिक्स हम मैं उससे भी टॉप की करा रहा हूं। हमारे पास टाइम लिमिट का समय रहता है, अन्यथा कार्य कैसा होता है। अगर हमें आप बात करेंगे, सभी बच्चे जुड़े हैं क्या? चालू हो गया? जुड़े हैं? कोई बच्चा जुड़ा है क्या? अच्छा, चलो बच्चों, चलो बच्चों स्टार्ट करते फिजिक्स का। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? फिजिक्स, फिजिक्स का वो नियम पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लगभग इसके 14 चैप्टर हैं। मैं आज इसका काउंटर गिन के आया था। आज मैंने सबकी लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या काउंटर पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाया। मेरे तो हालत खराब हो गई, इतने बड़े बड़े टॉपिक कितने समय में कैसे हो पाएंगे। पर जैसे भी होंगे अब बेहतरीन होंगे। आपने फिजिक्स की पहली क्लास से देख रहा हूं, सारा कंटेंट आपको 1 नंबर दे रहा हूं, पहली क्लास से दे रहा हूं, 1 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि अब इस पर मैं स्वयं काम कर रहा हूं। केमिस्ट्री हमारा तालमेल बदल गया था, परंतु इस पर मैं स्वयं काम कर रहा हूं, किसी की साझा नहीं ले रहा। मैं रात के 2 बजे या 3 बजे हो, मैं पूरा पीपीडी आपके सामने बनाकर फिर उसको पढ़ाता। और ध्यान रखें, कल मैंने देख लिया बच्चों, आपके सरल सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं। बायो के क्या हो रहे हैं? सरल सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं। बेटा बेटा क्या करोगे आगे, इससे भी टप आएंगे। मैंने कल एरिथ्रोसाइट वाला प्रश्न दिया था शायद, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट को बच्चे समझ नहीं पाए। एरिथ्रोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी। मैंने जब पढ़ाते हुए बहुत ईमानदारी से बताया था, बच्चा द आरबीसी को एरिथ्रोसाइट लिख के देगा। मैं पढ़ाते हुए बताया था, एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है बायो का। ईमानदारी से कह रहा हूं बच्चों, आप मुझे समय मिलेगा, समय मिलेगा, मैं आपको 3-3.5 महीने का बायो बायो पढ़ के जाऊंगा। और साला उस वीडियो को, उस बायो को पढ़ने का तुम ऑल इंडिया किसी का एग्जाम दे लेना, सीजीएल यूपीएससी किसी का एग्जाम दे लेना। मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं, तो यार टाइम मेरे पास होगा तो आपको पढ़ा के जाऊंगा। परंतु बच्चों, हम अभी पटवारी के लिए है, आप लोगों से भी 8 से 10 दिन काम कर लूंगे, ठीक है? आप लोग रहोगे तो हमारी एनर्जी डबल होती है, चलती जाती है। जैसे आप खाना खाते हो बच्चों, मैं आपसे बोलता रहता हूं कमेंट करते रहा करो, क्योंकि एनर्जी बनी रहती है। उसी तरह आप खाना खाते हो, अच्छी चीज खाते हो, तो आपकी एनर्जी बनी रहती है, मन अच्छा रहता है। उसी तरह हमारा भी। कब तक बोलेंगे कैमरे के सामने यार? चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम पढ़ने वाले? ऊर्जा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this rule, energy can neither be generated and neither can be destroyed. ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। बच्चों मेरे साथ ईमानदारी से बने रहे। मैंने बोला ऊर्जा को ना तो तुम नष्ट कर सकते, ऊर्जा को ना तुम उत्पन्न कर सकते, ऊर्जा को ना तुम नष्ट कर सकते, ना ही तुम क्या करते, जनरेट करके उत्पाद
ऊर्जा को नष्ट करना ही उत्पन्न कर सकते। बच्चा इधर देखने की कोशिश करना, मैं पूरा 2.5-3 घंटा जो भी पढ़ाने वाला हूं आपके सहयोग से। मैं क्या कह रहा हूं, ऊर्जा को तुम नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा को तुम उत्पन्न नहीं कर सकते, जनरेट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि 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 ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप एनर्जी। एक अवस्था से बेटा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हो बच्चा, दूसरी अवस्था से बदल सकते हो, दूसरी अवस्था में बदल सकते हो। मेरी बात सुनते चलना बच्चों, बदल सकते हो। मैंने क्या बोला, एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी को तुम प्रोड्यूस या जनरेट नहीं कर सकते, नई एनर्जी को तुम नष्ट कर सकते, बल्कि एक फेज से, एक अवस्था से ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप, एक टाइप से दूसरी टाइप में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। बेटा सीखने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मेरी ध्वनि है, मैं बोल रहा हूं तो बताओ ध्वनि, ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही होगी, जब मेरी शरीर की ऊर्जा लग रही होगी तब क्या निकल रही है, ध्वनि। तो बेटा मेरी कौन निकल रही है, ऊर्जा, यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी चेंज किसमें हो रही है, साउंड एनर्जी में। बेटा सीखेंगे बच्चों, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए भाई मैसेज कर देना, टोक देना। अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने स्पीक किया, तो मेरे शरीर में कौन सी एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदल जाती है बेटा, साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में। बेटा इधर देखना, अगर आपको ये एग्जांपल आ गया ना बेटा, समझ गो कि ऊर्जा संरक्षण का लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ साउंड क्या है। बेटा देखना, मैंने बोलना स्टार्ट किया, साउंड बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, तो बोलूंगा कब, जो अंदर की ऊर्जा निकलेगी, जब यांत्रिक ऊर्जा निकलेगी। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, नहीं तो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो अंदर से प्रेशर बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा। जब मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी, और मैकेनिक एनर्जी किसमें बदल गई, ध्वनि ऊर्जा। तो कहने का अर्थ है, जो जो लॉ, जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक टाइप से दूसरे टाइप में आप बदल सकते हो। इसी को कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए बेटा, पूछा जाए, इधर देखना, ये आपको लट्टू दिखाई दे रहा होगा, मान के चलेंगे, चलो इधर एग्जांपल देख लेते हैं। प्रकाश, सबके घर में बल्ब होता है, सबके घर में बल्ब है। बल्ब पहले क्या चालू करते हैं, लाइट। जैसी बल्ब में विद्युत धारा आएगी, विद्युत ऊर्जा आएगी, तो वो क्या करेगा, जलेगा। तो विद्युत ऊर्जा से क्या बना, प्रकाश ऊर्जा। बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो सबसे पहले क्या किया, उसमें विद्युत ऊर्जा आई, ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, विद्युत प्रकाश ऊर्जा में। तो हम यही बताना चाहते हैं बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक टाइप से दूसरे टाइप में बदला जा सकता है। देखो बेटा, विद्युत सेल में जो ऊर्जा होती है वो किसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च देखा हुआ बेटा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। बताओ, मोटर की बात कर रहे हैं बेटा, घर में मोटर होती है पानी वाली, समरसेबल होती है। समरसेबल का पहले आप क्या चालू करते हो, बटन लाइट का। जैसी लाइट चालू हुई तो मोटर अपने आप में क्या घूमने स्टार्ट हो गई। तो विद्युत ऊर्जा ने क्या बदला, अब यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना, गिटार सुना, गिटार इलेक्ट्रॉनिक गिटार आता है जो लाइट से चलता है, या पियानो सुना है, पियानो उसमें लाइट से चलता है, सेल से चलता है। तो जब वो लाइट में लगाया तो पियानो क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैं उसको बजा रहा हूं तो किसमें चेंज हो रही है, वो साउंड एनर्जी में। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या साउंड एनर्जी निकलेगी,
नहीं निकलेगी। तो यही तो बोलना चाहता हूं बेटा, यही तो बोलना चाहता हूं कि ये बताओ कि हमारा एक रूप से दो रूप में क्या हो रही, बदल रही। अगर मैं मोमबत्ती का उदाहरण दे दूं आपको, मोमबत्ती कैसे चेंजिंग होती है बताओ, मोमबत्ती कैसे हो, मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती पहले पिघलेगी, मोमबत्ती क्या करेगी, पिघलेगी। तो रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि उसमें मोमबत्ती में मोम होता है, मोम पिघलेगा तो रासायनिक ऊर्जा फिर किसमें बदलेगी, प्रकाश ऊर्जा में। बच्चों ये समझ में आया कि आपको, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बॉल जो होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड। तो आपको ये सारी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? लॉ ऑफ द कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। बेटा प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट, प्रश्न बन चुका है, यहां पर प्रश्न एग्जाम्पल देकर पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सी एनर्जी है या कौन सा सिद्धांत हो रहा है। या पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा चेंज होती है, ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन रूप क्या है, ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन रूप क्या है, और एग्जाम्पल पे आपको छांटना पड़ेगा कि ध्वनि ऊर्जा बदलती किसमें या किससे बनती है। यहां से एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई ना, क्या आ गई थ्योरम, मैं क्या कह रहा हूं, आप विद्युत मोटर का उदाहरण ले लो, पंखे का ले लो, कूलर का ले लो, लाइट का ले लो। अगर सामने आपकी लाइट है तो ध्यान रखना लाइट किससे चल रही, पहले विद्युत ऊर्जा से, और विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही बेटा, प्रकाश ऊर्जा में। एग्जाम्पल को सोच समझ के सोल्व करना, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आई? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी खत्म करो जल्दी। आज हम बहुत पढ़ने वाले हैं, आज हम कार पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, और ध्वनि पढ़ेंगे, और तरंगे पढ़ेंगे, 2 से 3 टॉपिक पढ़ने वाले। थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, ये गारंटी दे रहा हूं। अगर आप क्लास में बैठे हो, ईमानदारी से बैठे हो, मैं ये रटा के जाऊंगा, आपको पूरा रटा के जाऊंगा। कार क्या होता है बच्चों, कार, चलो बच्चों ये बताओ समझ में आया क्या? यस सर, ओके सर, साक्षी जी, प्रजापति साहब, ओके ओके। जहां भी ना समझ में आए बच्चों वहां कमेंट लिख देना। अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा डिस्कशन करूं, थोड़ा सा कार क्या है, वर्क क्या है, आप क्या कहोगे कार क्या है? तो आप कहोगे विज्ञान में हम उन सब कार्यों को कार कहते हैं जिनमें किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कार क्या है, वर्क क्या है, तो आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या आ जाए, पोजीशन में चेंज आ जाए। ये चेंज कब आएगा, जब आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओ। मेरे बच्चों सीखना, बच्चे सीखना। अगर मैं कार पूछूं कार क्या है, तो कार एक प्रकार का फोर्स है, कार एक प्रकार का बल है। बल के कारण, अगर किसी ऑब्जेक्ट की, बल के कारण क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। देखो बच्चों, चलो पेन रखा है, बच्चों सीखना, बच्चों पेन रखा है, मैं कार करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, कार उठा लिया, इस देखो जैसे मैंने इसको उठाया तो बल लगाया, और बल लगाया तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ आया? कार क्या है, कार करने जा रहा हूं बच्चा, कार, कार करने जा रहा हूं, ऐसे रखिए बच्चा, बोतल ऐसे रखिए, क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब पहले कहां रखी थी, इस हाथ पे, अब कहां आ गई, इस हाथ पे, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो ये क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्क, अगर आपसे एक शब्द में पूछे कोई व्यक्ति, अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कार क्या है, तो आप कार को क्या कहोगे, कार इज द फोर्स। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज, ये किसी भी वस्तु की स्थिति को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। समझ में आया कि ये कार क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता हो उतना अधिक मतलब कि विस्थापन, स्थिति में विस्थापन हुआ। ये तो सिंपल सी बात है। बल्ले को
बल्ले को बॉल में धीमा मारोगे तो बॉल उतनी दूरी जाएगी, और जितना अधिक बल लगाओगे उतनी छक्का जाएगा। तो मेरा सेंटेंस था आपको समझाना कार क्या होता है। तो कार आपको समझ में आ गया, कार इज द फोर्स देन ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंज। ये क्या कर देता है, किसी वस्तु स्थिति को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, चेंज। ठीक है, तो आपको बता दें कार का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इंटू फोर्स इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन आपको पता है वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी होती है वो भी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा है डी बल की दिशा में विस्थापन करने वाला है। मेरी इतना बात सुन लो, कई बार फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब फॉर्मूले को तोड़कर दिखा रहा हूं, ध्यान रखना। पर हमने परिभाषा आपको समझा दी पहले कि कार्य क्या होता है, वर्ग क्या होता है। आगे बात करेंगे या एक राशि कैसी है, स्केलर राशि पूछा जा सकता है कि इसकी जो राशि जो होती है बेटा, वो राशि कौन होती है, अदिश राशि होती है। मैंने आपसे पहली बात बोली थी, वाह वाले शब्द मोस्टली क्या होते हैं, अधिकांश क्या होते बच्चों, वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना कि शायद जितना भी कम समय उतना फिजिक्स, कम समय में अच्छी फिजिक्स पढ़ लो मुझसे, कम समय में अच्छी फिजिक्स पढ़ लो। इतने अच्छे कम समय में कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। मैं बताना चाहता हूं सर कि जो जो कार्य है ना, ये जो कार्य है ये क्या है, कार्य है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। वाह वाले शब्द जो होते हैं, वाह वाले शब्द, वाह वाले शब्द क्या है, सदिश बुलाते हैं, वेक्टर होते हैं। परंतु ये तो का वाला शब्द है। का वाला शब्द हमेशा किसमें आता है, अदिश राशि। इसका जो मात्रक होता है वो कौन होता है, इसका मात्रक कौन होगा, जूल होगा। ऐसा ही मात्रक कौन होगा, जूल, क्योंकि जूल इकाई यूनिट, जैसे न्यूटन थी, बल्कि न्यूटन था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, बराबर जूल न्यूटन था। इसी तरह जो हमारी कार्य होता है, कार्य हमेशा जूल में नपता है। ऊर्जा कैलोरी केल्विन में नपती है। इसी तरह आपको बता दूं, जब भी कार्य को नापोगे ना, वो किस में नापोगे, जूल में नापोगे। इसलिए इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कौन सी होती है, जूल होती है। कौन होती है, जूल होती है। अब बात करेंगे, जब किसी वस्तु पर F बल लगाने से, कौन सा बल भैया, कार्य क्या है, फोर्स है। अगर कार्य पूछा जाए तो कार्य क्या है, फोर्स है। इतनी बात ध्यान रखना बस। लगाने से वह S दूरी तक विस्थापन करेगा, S दूरी तक क्या करेगा, विस्थापन करेगा। बेटा सीख लेना, अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, इधर देखना, इधर इधर बच्चों, इधर देखना, इधर देखो बस। ये लड़का है, बल किधर लगा रहा है, ये गाड़ी चला रहा है, बल किधर लगेगा, तो बल लगेगा नीचे। बल लगेगा नीचे लगेगा। गाड़ी क्या चला रहा है, ऐसे। हमने भी गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाता है बच्चों, सीखो उधर। अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। मैंने बोला ये जो लड़का है ना, ये लड़का, ये बल कहां लगा रहा होगा, एफ फोर्स कहां लग रहा होगा, स्वाभाविक से चीज है। ऐसे चला रहा है तो बल कहां लग रहा होगा, नीचे। हमने भी बच्चे जब घुमाए हो, छोटे वाले बच्चे, गाड़ी आती है, वो भी बल कहां लगाते, नीचे। परंतु फोर्स कहां लग रहा है, हमेशा नीचे लग रहा है। पर दिशा कौन सी बेटा, फोर्स लग नीचे रहा है, किस दिशा में लग रहा है, सीधी दिशा में लग रहा है। तो यहां पर एक कोण बन जाएगा ना, क्या बनना है, कोण। उस कोण को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। क्या कहेंगे, कॉस थीटा। तो डब्ल्यू फोर्स लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, एस। एस कौन हो गया, देखो उधर, ये फोर्स लगा रहा ना, कितनी दूरी पर फोर्स लग रहा है, तो दूरी कितनी होगी, एस। कॉस थीटा कहां से आ गया, तो इनके बीच में ये विस्थापन और इसके बीच में जो एंगल बनना है, इस थीटा वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ गया। तो कार बराबर एफ एस कॉस थीटा भी होता है, जहां पर बल और विस्थापन, ये जो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। देखो उधर, देखो उधर, ये कौन है, फोर्स। ये कौन है, और किस दिशा में लग रहा है, या कितनी दूरी पर लग रहा है, या किस दिशा में लग रहा है। तो ये हो गया विस्थापन। ये कौन हो गया, विस्थापन हो गया। कौन हो गया बच्चों, विस्थापन। ये एंगल कौन सा हो गया, ये विस्थापन हो गया। ये एंगल कौन होगा, फोर्स।
तो फोर्स और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है के बीच को कॉस थीटा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉस थीटा कोण कहते हैं। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया बेटा कि यहां पर जो एस कौन हो रहा है विस्थापन वाला हो गया, एफ कौन हो गया फोर्स हो गया, और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कहां से आया था वो आपको समझ में आ गया कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कोण बनता है, के बीच में जो कोण बनना है उस कोण को हम क्या कह रहे हैं बच्चा? थीटा कह रहे हैं, कॉस थीटा कह रहे हैं। मेरी बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि बेटा आपको यहीं से मुझे समझाना है पूरा का पूरा, ठीक है। राशि कौन सी बेटा? अदिश राशि। मात्रक कौन सा है? जूल। इसका सूत्र क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन उठता है, यदि कोई वस्तु किसी दीवार को धक्का देता है, व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई साहब समझ में आ गया? अब इधर देखना बच्चों, शून्य वाला केस आगे भी आ रहा है, परंतु यहां पर बता दूं कि जो आपका कार्य बल क्या हो जाएगा, कार्य आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इंग्लिश देखते चलना। अगर कार्य आपका शून्य कब होगा? देखो बच्चों, अगर मैं इस दीवार पर क्या दे रहा हूं? धक्का दे रहा हूं। इस दीवार पर क्या दे रहा हूं? धक्का दे रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं। क्या दीवार की स्थिति चेंज हो रही है? मैं इसको धक्का दे रहा हूं, क्या दीवार की स्थिति क्या चेंज हो रही है क्या? अगर स्थिति चेंज नहीं हो रही तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब भैया ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब देखो इधर, यहां पर धक्का दिया, यहां पर धक्का दिया, इसकी स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कोई होगा। परंतु शून्य कब होता है? जब इसकी स्थिति चेंज नहीं होती, या किसको कितना भी धक्का दे लूं ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये कैसा कार्य यहां पर? शून्य। शून्य वाला कार्य समझ में आ गया बेटा? अगर आपसे शून्य है, लेकिन शून्य है क्योंकि दीवार में कोई गति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन व्यक्ति द्वारा खुद के शरीर पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। व्यक्ति का कार्य शून्य नहीं होगा। मैं तो पूरा कार्य लगा रहा हूं ना, दीवार का कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। मेरा कार्य तो कुछ ना कुछ तो होगा। इतनी बात समझ में आना शून्य वाली। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो बात करते हैं, कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, कार्य आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य आपका शून्य भी हो सकता है। कार्य की जो केस है, वर्क जो देखा जाए बच्चों, बहुत मजा आएगा अगर आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं तो। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि जो वर्क है, कार्य है, वो 3 केस बनते हैं इसके। कितने केस बनते हैं सर? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, प्रश्न यहीं से बनेगा। कैसे पूछा जाएगा? कार्य किस प्रकार का है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या कोई एग्जांपल देकर बना देगा, आपको लुढ़का देगा। तो हर चीज को सीखते चले बेटा। पहला केस क्या पढ़ने वाले हम? पॉजिटिव केस वर्क पढ़ने वाले हैं। हर तरह से सीखो बेटा। जब वस्तु का विस्थापन और तथा बल की दिशा समान हो, वस्तु का विस्थापन S और बल की दिशा, वस्तु का विस्थापन S और बल की दिशा समान हो, तो विस्थापन के मध्य कोण, न्यून कोण का मान होगा, वो क्या होगा? धनात्मक। मेरे बच्चों सीखना, when the displacement and force of the object are into same direction। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? वहां पर रोक देना अगर नहीं आए, ठीक है। पेपर 10 दिन के बाद आपका है, 10 से 12 दिन बचे। क्या दिन बचे हमें? थोड़ा सा होली से पहले खत्म करा देंगे, जितना जल्दी हो सकता उतना करा दें। देखो 7 हो गई, 27 हो गई, 28, 29, 30, आज 28 है, फरवरी है। लो भाई साहब, मेरा तो पूरा मैथ खराब हो गया। मैथ इसलिए खराब हो गया चाचा, मैं तो ये सोच के चल रहा था कि फरवरी वाला इतने दिन में इतना चैप्टर कराऊंगा। मर गए यार, मर गए। अब कैसे निपटेगा? निपटाएंगे, फिर भी क्या करेंगे? निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर थोड़ा सा सीखते हुए चलेंगे। वास्तव में सोच रहा था मैं 31 वाला महीना है, मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा था, इतने दिन में इतने टॉपिक खत्म करना हुए। हाँ, मैं
14 टॉपिक को लेके चला था, मैं सोचा 3 दिन टॉपिक खत्म करूंगा, 2-2 टॉपिक खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करा दूं। लो अब क्या करें, 28 महीना है यार, 28वां है, 22वां 29वां महीना है, हाँ 28वां महीना है। चलो भाई साहब कल खत्म हो गया, दिल में धक्का लग गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो होगा सो देखे कराएंगे, पूरे सब्जेक्ट करा के जाएंगे, थोड़ा 5 के बजाय 10 हो जाएगा, ठीक है। होली तक हो जाएगा, होली 8 तारीख है ना, तो कोशिश करेंगे होली तक हमारा बॉटनी भी निपट जाए, क्योंकि बॉटनी बची अभी। बॉटनी कम से कम कितना भी जल्दी कर लो 3-4 दिन खा जाएगी लगो, उसमें भी 5 से 6 चैप्टर, 6-7 टॉपिक, समझ रहे हो? तो कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश से ईमानदारी से लगे, 3-3 घंटे क्लास बढ़ानी पड़ेगी आप। चलेंगे, आज लेंगे बेटा, देखते हो चलेंगे, क्योंकि हमने एक भी दिन मिस नहीं किया, हर दिन को यूटिलाइज किया। अगर इतना यूटिलाइज नहीं करते ना तो ना बहुत बायो हो पाती ना कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि हर दिन हमने हर एक चैप्टर को निपटाया है। आज भी सोच रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, हम करेंगे। तो मैंने पूछा धनात्मक कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य क्या है, पॉजिटिव कार्य क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, विस्थापन और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की क्या हो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी सेम हो, और जो जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो कैसा हो न्यून हो, कैसा हो कम हो। बच्चों मेरे से इतनी बात सीख लेना, बस इतनी बात सीख लेना, मैंने क्या बोला, जो विस्थापन और फोर्स के भी डायरेक्शन कैसे हो सेम हो, और जो एंगल बनेगा कैसा होगा न्यूनतम हो, कम हो, इसी को क्या कहते हैं धनात्मक कार्य कहते हैं। बेटा इधर देखना, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लो बेटा, ये कुली है, कुली कुली, बताओ कुली पे ये बक्सा रखा है क्या, तो कुली का फोर्स कहां लग रहा है, कुली देखो उधर, कुली कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है, और चल कहां रहा है, ऐसे चल रहा है, तो बताओ फोर्स कहां लग रहा है सीधा, और कुली भी कहां चल रहा है सीधा। मेरी बात करना, दिशा दोनों की कैसी है सेम है, कुली लेके चल रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है, तो फोर्स भी विस्थापन चलेगा ना, ऐसे चलेगा। जब विस्थापन सेम हो रहा है और बल भी क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो बच्चा वो कार्य क्या कहलाएगा धनात्मक कहलाएगा। मेरा पॉजिटिव वर्क समझ में आ गया बेटा। तो अगर एंगल भी देखो बेटा, एंगल क्या बनेगा, कुछ एंगल सीधे ही तो बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला, तो एंगल भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है विस्थापन है डायरेक्शन सेम, एंगल भी क्या बने कम बने, वहां पर कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। टाइम इज वर्क। ऋणात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं, ऋणात्मक कार्य की जब विस्थापन और बल की दिशा विपरीत हो, एस और एफ कैसे हो अपोजिट हो, कैसे हो अपोजिट हो, कैसे हो बेटा अपोजिट हो, और कोण कैसे बनेगा अधिक कोण लगभग 180 डिग्री का, जो एंगल बनेगा वो एंगल कितनी डिग्री का बने बच्चा, एंगल कितने लगभग 180 का। के बताओ विपरीत तो ऐसे ही होते ना, ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो कोण कितने का होता है इन दोनों के बीच में 180 का होता है ना, होता है बेटा, ये तो समझ में आया होगा, मैथ से हो बेटा। इधर देखना, पहले परिभाषा को पकड़ो, क्या कह रहे हैं एस और एफ की डायरेक्शन कैसे हो अपोजिट हो। धनात्मक कब था, एस और एफ की डायरेक्शन कैसी थी सेम थी। बच्चा इधर देखना चलना, इधर देखते हुए एस देखते हुए चले। कोई भी एग्जाम्पल उठा दो, क्या धारो कोई भी एग्जाम्पल उठा दो। अगर आपको बता दें इधर देखना, बॉल फेंकी कहां गई सामने, दिशा कहां उसकी पीछे की तरफ, बल कहां लगाया सामने, इधर देखो मैंने बॉल को फेंका, बल कहां लगाया एफ लगा आगे, और टकरा की बॉल कहां गई पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो जाएगा विपरीत। तो एक दूसरे की क्या हो रहे अपोजिट हो रहे। जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाए एस और एफ, तो वहां पर कौन होगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा ऋणात्मक। और बेटा अच्छी समझा दूं, देखो बेटा जब जब कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा किए गया कार्य तो धनात्मक होता है, किंतु गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया बल कैसा होगा ऋणात्मक होगा। देखो पहली बात, एस और एफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सा वर्क होगा
ऋणात्मक। बेटा बोलते चलेंगे, ऑस एस और एफ सेम डायरेक्शन में तो क्या बनेगा, धनात्मक। और धनात्मक एंगल कितना होगा, कम होगा, और ऋणात्मक एंगल देखो। अब ऋणात्मक का एग्जाम्पल सीख लो बेटा। कुआं है, गांव में कुआं देखा हो, मूवी में देखा होगा कि एक हीरोइनी आई, छलांग मारी, पछाक पानी में ये आ गई, तो कुआं सबने देखा है पछाक वाला। अब बताओ कुएं से क्या निकालते, बाल्टी। अब देखना कुएं से बाल्टी आ रही है, मैं बल कहां लगा रहा हूं, देखो ऊपर लगा, ऐसे लगा रहा हूं, तो बाल्टी भी किधर की आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है। तो बेटा ऊपर की तरफ बल बाल्टी आ रही है, विस्थापन भी ऊपर भी लग रहा है, बल भी कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, और एस भी ऊपर की तरफ, तो क्या कहलाएगा वो, धनात्मक। तो क्या, अभी बस 2 मिनट, धनात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेम डायरेक्शन हो रही है, जब सेम डायरेक्शन हो रही तो कौन सी कहलाए, धनात्मक। परंतु गुरुत्वाकर्षण भी तो लगा रहा है इस पर, पृथ्वी तो एक बल लगा रही है, जैसे ही आप उसको ढीला छोड़ोगे बाल्टी को, तो बाल्टी कहां चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। तो पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है, वो बल क्या कहलाएगा फिर, इसके प्रति मैं खींच रहा हूं और पृथ्वी अपनी तरफ से खींच रही है, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है और मैं उस बाल्टी को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो वहां बल क्या लग जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब समझ में आया होगा, देखो बेटा समझ में आया थोड़ा सा, ठीक। अगर शून्य कब होगा, कार्य शून्य कब होगा, तो जीरो वर्क देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसमें विस्थापन शून्य हो अथवा वस्तु एक दूसरे के लंबवत हो। जय एक कुली जो अपने सर पर सूटकेस उठाकर चल रहा है, उसके कार उस सूटकेस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने क्रिया को शून्य कहते हैं। क्या बोल गए, हाँ हाँ, दीवाल वाला समझ लो आप लोग, एग्जाम्पल दीवाल वाला बेस्ट है। ये दीवाल वाला मैंने आपको समझाया था, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो शून्य वाला केस हम वहीं समझ सकी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ एस और एफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सा वर्क होगा, और एंगल कितने का बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अगर जिन बच्चों को दिक्कत है बेटा, वो आप मुझे कमेंट कर सकते, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, जल्दी देखेंगे। हाँ हो जाएगी, थोड़ी स्पीड बढ़ा लिए सर हो। अच्छा समझ, ठीक है संगीता जी स्पीड बढ़ा ले, आ गई आ गई आ गई। चलो कुछ नहीं, सब कर देंगे हम, हो जाएगी, टेंशन मत लो आप, सब टेंशन मत लो। वास्तव में हम सोच रहे कि 31 महीना है, हम उसी एंगल से बनाए थे अपना पूरा शेड्यूल। सब 3 घंटा में उठाने के, आप क्या करें। चलो प्रजापति क्लियर हो रहा है सबको, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। पावर किसको चाहिए, सबको पावर चाहिए। जिंदगी में किस लिए पढ़ते हैं, पावर के लिए, कि मैं सिलेक्टेड हो गया, पटवारी बन गए, कोई एसपी बने या डीएसपी बने, क्या चाहिए, पावर। जिस जगह मैं खड़ा हो जाऊं उस जगह कोई बैठ नहीं पाए, वही तो चाहिए। एक एसपी आया, एक बारात में गया था मैं, शादी में, बारात जानते, बारात बारात सब जानते, बैंड वाया बारात। मैं पहले एक कोचिंग में पढ़ाता था अपने क्षेत्र ग्वालियर में, वो सर डीएसपी थे, शैलेंद्र शर्मा। उनकी शादी हुई, वो भी लड़की थी तहसीलदार, हमारे यहाँ से लोकल क्षेत्र से हुई। शादी में गया, पूरा स्टाफ गया था हम लोग, तो गया था, तो उसमें आया था, कौन आया था, पहली बार कलेक्टर आया शादी में। पूरा जो मैरिज होम था एक तरफ, और कलेक्टर, फिर थोड़ी देर बाद एसपी आ गया, पूरा गार्डन पूरा पुलिस वालों से घिरा। कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, और कम से कम पुलिस वाले होंगे 20-40 पुलिस वाले, पूरा घेर के उनको खड़े हैं। वो दबदबा है, क्योंकि अगर वो बैठे हैं उस जगह, तो इलाके में कोई खड़ा, मतलब कोई बैठ ना पाए, सब खड़े हो जाए। तो ऐसी पावर चाहिए, ये पावर चाहिए, तो आप बन जाओ शक्तिमान, धन 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 उड़ जाओ, धन 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 धन, शक्तिमान। शक्तिमान है हमारे जमाने का, वही है टॉम एंड जेरी। हर शनिवार आता है, सोमवार आता था पहले, दूरदर्शन पे आता था शक्तिमान, हमारे जमाने का है। शक्ति क्या होती है, कार क्या होता है, कार में बल होता है, बल होता है। और शक्ति क्या होती है, कि किसी मशीन, किसी मशीन अथवा
कर्ता के द्वारा कार्य करने की शक्ति को या क्षमता को, मैं यहां पर क्षमता लिख देता हूं, कार्य करने की क्षमता, ध्यान रखना, कार्य करने की शक्ति या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये बताओ, मैं एक दिन में अगर 8 घंटे कार्य करता हूं तो मेरी कार्य कर रहा हूं, तो ये मेरी क्या है? क्षमता है। तो क्षमता ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। द रेट ऑफ विच ऑफ द वर्क डन बाय द मैकेन ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड पावर कैपेसिटी। तो बेटा क्या है, आपको पता है, आप एक व्यक्ति, ठीक ना, एक व्यक्ति डेली 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो वो क्या उसकी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। अगर कैपेसिटी शब्द लग जाए ना, कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी का अर्थ क्या होगा? पावर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अगर आप एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हो तो आपकी क्या है? कैपेसिटी। और कैपेसिटी मतलब क्या होगी? पावर होगी, शक्ति होगी। मेरे तो कहते हैं, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, कहते ना बेटा, तो मेरे तो इतने अंदर है भैया, मेरा सिलेक्शन हो ना हो मैं तो 3 घंटे ही पढ़वाऊं, मेरी कार्य करने की क्षमता नहीं है। और क्षमता लग गया, कैपेसिटी लग गई, तो वो कौन कहलाएगा बेटा? पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड या वॉट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एम के इस पद्धति में क्या होगा? अर्ग प्रति सेकंड। ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है बेटा। सबसे पहले शक्ति का जो यूनिट है वो कौन होती है? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड बेटा। और इसका एक और मात्रक क्या होता है? वाट। इसका एक और मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एमकेएस पद्धति में इसका क्या होता है? अर्ग होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे समय। क्या? जितने समय में आपके कार्य करने की क्षमता। मेरी बच्चों इतना बात ध्यान रखना कि जो पावर होती है, समझ में आगे पावर क्या होती है? तो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है पावर होती है, ठीक है। शक्ति को एक और मात्रा को तो अश्व शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पेपर लिखे जाए अश्व शक्ति, अश्व किसका यूनिट है? जिसको चलो ऊपर करके दिखा देता हूं थोड़ा सा बेटा, देखेंगे तो इसकी यूनिट कौन सी है? जूल हो गई। और एक और यूनिट कौन सी है? वॉट हो गई। सीरीज में आर्क हो गई, ठीक है। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर। एक और यूनिट कौन सी होती है इसकी? अश्व। अश्व को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति होती है। तो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। कैसी राशि बेटा? वेक्टर। कैसी राशि? वेक्टर। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई है? क्या कि हमने आज कार्य पढ़ा है, वर्क पढ़ा है और पावर पढ़ा है। तो 2 मिनट आपसे पूछूंगा बेटा, वर्क क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? कार क्या होता है वगैरह, कार क्या होता है, पावर क्या होती है, कार के टाइप्स ऑफ द, उसके धनात्मक ऋणात्मक शून्य किस प्रकार से हो जाता है, ये आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है। कोई बच्चों दिक्कत है? अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं बच्चों, तैयार रहो, कुछ प्रश्न पूछूंगा। कल ध्यान रखना, कोई कमर कस लो थोड़ा सा। कल मैं शायद केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। कल थोड़ा सा क्या कराएंगे? केमिस्ट्री क्वेश्चन करा देंगे आपको। जो भी 50 क्वेश्चन है, आपसे पता चल जाए कि आप बन जाओगे क्या नहीं बनोगे। वैसे मोस्टली मैंने सबसे केमिस्ट्री में करा चुका हूँ, उसको डिटेल से आप पढ़ो, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, वो भी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एफ और एस अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव होगा। एफ और एस सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? पावर आपको समझा दिया। पावर में याद क्या करना है वही मैं आपको बता चुका हूं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमने कार चैप्टर पढ़ लिया,
आप पढ़ने नए चैप्टर की ओर बच्चों 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 बच्चों। नया चैप्टर है तरंग्स। आज पढ़ेंगे मे वेव मोशन एंड साउंड। 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, 3 चैप्टर हो जाएंगे आज। तरंग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी से पढ़ा दूंगा आपको। खबर आपको इतनी रखी है कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है बस, कि अगर मैं आपसे पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाऊंगा बेटा, ये 10 दिन आप मुझे दे दो, बस 10 दिन, 10 दिन भी नहीं बचे, जितने दिन बचे हैं 10 दिन दे दो मुझे, क्योंकि पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाना है। अगर मैं आपसे पूछूं तरंग क्या होती है, तरंग क्या होती है? वेव इज टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोडक्ट इन द मीडियम, प्रोड्यूस्ड ऑफ द मीडियम। क्या कह रहा है? जो तरंग होती है किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला क्या है बिच्छू, मतलब डिस्टर्बेंट बिच्छू। अब एक पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा कि ये क्या एक प्रकार का विक्षोभ है, जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। पहले डिस्टर्बेंस को समझ लो, पूरा का पूरा क्या कह रहे हैं हम लोग मैडम। सबसे पहली बात करें, तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ। ये बताओ, ये बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, ये बताओ स्प्रिंग देखी, स्प्रिंग आपने स्प्रिंग देखती है? स्प्रिंग को खींचो तो अपने आप में क्या करती है, वापस ऊपर नीचे होती है। तो बताओ अगर वापस नीचे ऊंचे हो रही है तो तरंग किसी माध्यम उत्पन्न होने वाली क्या है, विक्षोभ है। तो तरंग कहां उत्पन्न हो रही है, उस स्प्रिंग में उत्पन्न हो रही है। नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया बेटा, एग्जाम्पल इसलिए छपा के लाया। देखो यार, ऐसे लड़के ने ऐसे झटका दिया, इस रस्सी में बेटा लड़के ने ऐसे क्या कर दिया, झटका दिया। तो पहले ऊपर गई रस्सी, फिर कहां आई, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो बेटा इनके बीच में कोई ना कोई तो डिस्टरबेंस हो रहा होगा, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो प्रश्न यही से बनेगा कि जो तरंग होती है वो एक क्या है, डिस्टरबेंस अर्थात विक्षोभ है। डिस्टरबेंस क्यों कह रहा हूं बेटा, पहले कहां गई, ऊपर, यहां पर डिस्टरबेंस हो गया, फिर ये कहां पे आ गई, नीचे, फिर यहां पर हो गया, फिर ऊपर, फिर कहां पर, नीचे। तो एक डिस्टरबेंस कह लो या एक विक्षोभ है। क्या है, वेव। अगर मैं आपसे पूछूं माध्यम के कण अपने स्थान पर कंपन करते परंतु ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, बेटा 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 इन बीच इन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट देयर प्लेस एंड द एनर्जी मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनोदर। कहने का अर्थ है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहने का अर्थ है रस्सी है ना, रस्सी मेरे पास कुछ नहीं, एग्जांपल दिखाए, चल मेरे पास ये माइक वाली रस्सी है, देख लो उधर, देखो उधर माइक वाला है, देखो ऐसी है, मैं यहां से माइक से समझा रहा हूं। देखो अभी इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा और मैं इसमें झटका दिया तो क्या हुआ, हिली। तो जो माइक की रस्सी के जो कण है वो अपने स्थान पर रहे होंगे, पर मैंने हिलाया कहां था, इस स्थान पर, यहां पर कंपन हुआ, ये छोर पर कंपन हुआ क्या, देखो उधर। अब मैं इसको नहीं लाऊंगा, अब देखना यहां पर हो रहा है ना थोड़ा बहुत, यह हो रहा है ना, देखो उधर, दोबारा देखना, देखो अब बंद हो जा, अब बंद हो गई। अब इस वाले छोर पे मैं कम बल लगाऊंगा तो यहां से हिलना चालू, यहां पर हुई। तो कहने का अर्थ है इसमें कण जो थे, इस माइक के जो कण थे ना वो अपने स्थान पे थे, परंतु यहां से ऊर्जा लगाई, ऊर्जा कहां पर पहुंच गई, दूसरे छोर पे पहुंची। बेटा देखना इधर, इसने इसको झटकार दिया, इसने इसको क्या कर दिया, झटकार दिया, ऊर्जा एक स्थान से कहां पहुंच गई, दूसरे स्थान पे। आपने घर में करते हो बेटा, आपके साथ होती है। तो जब हम मान के चलो मैंने एक रस्सी बांध दी दीवार से और मैं एक रस्सी मेरे हाथ में और मैंने इसको झटकार दिया तो धीरे 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 रस्सी का कंपन होते वहां पर पहुंच जाएगा। तो बताओ रस्सी के कण बदले, जो सीख रहा, रस्सी के कण बदले क्या, कणों की स्थिति बदली क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, जो कण है उसके जो पार्टिकल है वो अपने आप रखे हुए, परंतु ऊर्जा क्या हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। यही तो बताना चाहता हूं बेटा, बताना चाहता हूं कि सर
जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं। जो जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो अपने स्थान पर कंपन करेंगे, परंतु जो ऊर्जा होती है वो एक स्थान से कहां पहुंच जाती है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। मेरी बात समझ में आई बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। माध्यम या निर्वात में तरंग की गति के कारण ऊर्जा, दाब आदि का हस्तांतरण एक स्थान तक किया जाता है। पहली बात सुन लो, माध्यम और निर्वात क्या होता है? ड्यू द वेव मोशन मीडियम द वैक्यूम क्या होता है, और प्रेशर क्या होता है। तो मैं यहां पर बात कर दूं माध्यम की, मीडियम और निर्वात। निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। बच्चों सीख लेना मेरी बात, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने बोला माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो माध्यम पूरी दुनिया में तीन ही है, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और निर्वात क्या होती है, वैक्यूम्स क्या होता है, वैक्यूम। जो गैस जो होती है ना, गैसेस, गैस नहीं पाया जाए, गैस नहीं पाया जाए। इस कमरे में से मैं अभी, इस कमरे में कौन सी गैस है, तीन गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक आध और होगी। इस कमरे में अभी गैस है, इसलिए आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अगर इस कमरे से मैंने पूरी गैस निकाल दूं ना, पूरी गैस निकाल दूं, वो स्थिति निर्वात कहलाएगी, वैक्यूम कहलाएगी। अर्थात इसमें एक भी धूल का कण नहीं होगा, एक भी मिट्टी का कण नहीं होगा, अर्थात एक भी प्रकार की गैस का कण नहीं होगा। वो स्थिति क्या कहती है, वैक्यूम कहलाती है। और माध्यम क्या होते हैं, मीडियम क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीन ही माध्यम होता है। तो बेटा ये समझ में आया कि वेव क्या होता है, डिस्टरबेंस है। वेव क्या करता है कि पार्टिकल तो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, परंतु एनर्जी क्या करती है, मूविंग होकर एनोदर प्लेस पर चली जाती है। देन ये क्या होता है, वैक्यूम और मीडियम। आपको समझ में आ गया। तरंगों के प्रकार क्या है, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, पदार्थ तरंगे। अब इसको थोड़ा समझते चले बच्चों कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव, और मैटर वेव्स क्या होता है। बेटा तीनों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ रहे, ये ऐसी तरंग है जो सॉलिड, गैस और लिक्विड में चलती है। चलो, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम। ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और मीडियम कौन सा चाहिए बेटा, ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है और द्रव में। मेरी बात सुनो, जल की तरंगे कहां चलती है, पानी में। जल की तरंगे कहां चलती है, पानी में। तो पानी क्या हो गया, मीडियम हो गया। क्या जल की तरंग डीमार पर चलती है कहीं, तो जल की तरंग चलती कहां बेटा, पानी में। तो पानी क्या होगा, माध्यम हो गई। मेरी आवाज निकल रही है, आवाज निकल रही, कहां निकल रही है, तो आप कहोगे गैस में। तो ऐसी तरंगे, ऐसी वेव्स जिनके चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, उन तरंगों को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। जैसे बच्चों ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। बच्चों यहां पर याद कर लो, यहां पर याद कर लो, यांत्रिक तरंगे जो होती है, मैकेनिकल वेव जो होती है, वो ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में चलती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मैकेनिकल वेव जो होती है वो कहां कहां चलती है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। बेटा जल की तरंगे, जल कहां चलता है, पानी में। तो पानी क्या है, माध्यम है। रस्सी कहां है, ठोस, ठोस क्या हो गया, माध्यम हो गया। ध्वनि कहां पर चलती है, द्रव में। तो बेटा जल की तरंगे मैकेनिकल हो गई, रस्सी की तरंगे मैकेनिकल हो गई, साउंड तरंगे क्या हो गई, मैकेनिकल हो गई। ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा मैकेनिकल तरंग के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और मीडियम कौन सा चाहिए, सॉलिड, गैस, लिक्विड। बेटा वाटर वेव्स किसका उदाहरण है, और मैं रूप स्केलेशन वो किसका उदाहरण, मैकेनिक करता। और साउंड किसका उदाहरण है, ये भूल मत जाना, ध्यानपूर्वक अभी पूछूंगा आपसे, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं, अभी पूछूंगा कि बताओ जो हमारी रस्सी की तरंग है वो किस में आती है। अभी मैं पूछूंगा आपसे साउंड तरंग के किस में आती है। बस बस ध्यान रखना, मेरी बात पर ध्यान रखना।
मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, या इनको अपप्रस्थ तरंगे, ध्यान रखना इसको। देखो पेपर में यही पूछा जा सकता है कि प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती है, कौन कौन सी तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे, तो जल की तरंगे, रस्सी की तरंगे, ध्वनि तरंगे, कौन सी तरंगे प्रत्यास्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लो, इलास्टिक, इलास्टिक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहां से डायरेक्ट, तो इसे क्या करेंगे अप्रत्यास्थ। इसमें बेटा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे सर परावैंगनी किरणें प्रकाश की तरह, देखो प्रकाश की तरंगें किसी माध्यम में नहीं चलती, वो तो अपने आप चलती है, उनके चलने की कोई विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परावैंगनी किरणें, ऊष्मीय तरंगे, एक्स रे, वाई फाई तरंगे, ये जो तरंगे हैं वो किसमें आती है अप्रत्यास्थ या विद्युत चुम्बकीय। बेटा प्रश्न यहीं से बनता है, जब पेपर बनता है छोटा प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा परावैंगनी किरणें किसका उदाहरण है, तो आप विद्युत चुम्बकीय तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगे। प्रश्न पूछा जाएगा प्रकाश तरंगे किसकी है, तो मैं आपको बता दूं प्रकाश से संबंधित तरंगे आएंगी इसमें। देखो प्रकाश तरंग परावैंगनी होती, उसमें क्या हो, प्रकाश में कौन होती ऊष्मा होती, तो प्रकाश से संबंधित जो भी तरंग आई इसमें आएगी विद्युत चुम्बकीय। मेरी बात ध्यान रख लेना। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इसमें प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज नॉट नेसेसरी, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं आ सकती। डैश ये सारी की सारी किरणें देखिए, अल्ट्रावेट हो गया, एक्सरे हो गया, वाई तरंगे, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए पूरा का। अगर आपसे पूछूं कि पदार्थ की तरंगे क्या होती है, पदार्थ की तरंगे क्या होती है, बच्चों सीख लो सीख लो सीख लो, सब समझ में आ जाएगा कि पदार्थ की तरंग क्या हो, मैटर वेव क्या होते हैं। वे तरंगे जिनका मुख्य रूप से आधुनिक तकनीक में प्रयुक्त होता है, बस आपको उदाहरण याद करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरंगे क्या हो जाती, बस पदार्थ की तरंगे आती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो ये मैटर वेव्स का आ जाता है, किसका आ जाता है मैटर आता है। मैं तीनों बात आपसे पूछने वाला हूं अभी, 2 मिनट का खबरदार, 2 मिनट का आपको समय दिया है, सारी चीजों को एक बार नेसेसरी पूरी पढ़ लो जल्दी से जल्दी, जहां भी समझ में नहीं आए टोक दो मुझे जल्दी से। जल्दी टोको बेटा। प्रजापति शिवा क्लियर हो रहा है क्या, शिवा क्लियर हुआ, चलो बच्चों बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे होशियार, क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। अमर सिंह, साक्षी जी, शिवा तिवारी, ठीक ठीक ठीक, सब बच्चे ठीक है। प्रजापति क्लियर क्लियर, ओके ओके बच्चों ओके, बस कुछ कुछ और, यस सर, ओके ओके बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, मैटर वेव्स हो गया, मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिक वेव हो गया, चल लास्ट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, बहुत बढ़िया। चले अब आपसे थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते, आप लोग बताओ, अगर एफ और एस सेम डायरेक्शन में, अगर आपसे पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या है, सही मात्रा पावर का, बिल्कुल पावर का क्या है, वाट है। पावर जो है ना वो वेक्टर है स्केलर है, वेक्टर है स्केलर है, बताओ पावर, सदिश है आदेश,
अदिश है। और आपको बताओ कार्य जो है ना, कार्य कैसी राशि, सदिश अदिश? कार्य हमेशा अदिश होगा। मैं सारी चीज समझा सकता हूँ, आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर आपने कुछ नहीं। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता चलूं साइंस फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे आज, पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। अगर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो तरंग जो होती है, वेव होती है, अगर मुझे एक शब्द में आपको उत्तर देना है आपको कि वेव्स क्या है, तो आप एक शब्द में कैसे उत्तर? डिस्टर्बेंस, विक्षोभ होती है। डिस्टर्बेंस ही क्या कहलाता है? विक्षोभ कहलाता है। क्या बताओ, जब वेव्स उत्पन्न होती है ना, तो पार्टिकल चेंज होते हैं क्या? कण छोटे छोटे, चेंज क्या होता है? एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी चेंज होती है, ये तो आपको पता होगा। मेरे समझ में आ रहा है जब भी आप बता रहे हो बच्चा। मैं आपसे पूछूं, टाइप्स ऑफ वेव्स जो होती तीन थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैटर। अब मैं एग्जांपल बोलूंगा, आप उसको बस आंसर बताना है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल है या मैकेनिकल है वगैरह, तीनों में से आप कौन सा बता। अगर मैं जल की तरंग बोलता हूं, वाटर वेव, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन होगा? अगर आपसे पूछे ऊष्मा तरंगे, इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, याद हो रहा है, बहुत अच्छे। सही बच्चों को याद हो रहा है तो बहुत बड़ी जिम्मेदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, शायद इतना मेहनत नहीं करता। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, लॉन्गिट्यूशन क्या है? और बेटा लॉन्गिट्यूशन को पढ़ लो बेटा, दोनों भाषाओं में लिखा है। बहुत मेहनत हो रही तुम्हारी तरफ। लॉन्गिट्यूशन क्या है? सबसे पहले जब किसी माध्यम में, माध्यम आपको पता चले, कोई बचा सकता है बच्चों माध्यम क्या होता है? हाँ, मीडियम क्या होता है बताओ? हाँ, मीडियम तो तीन ही है पूरी दुनिया में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जब भी मीडियम की बात करें, माध्यम की बात करें, तो सॉलिड, लिक्विड, फलाना फलाना होता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती है? अगर बात करूं, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती है। क्या कह दिया सर आपने? चलो इंग्लिश में भी लिख लो जो बच्चे दिक्कत है। When the direction of the vibration of the particle of medium is the parallel to the wave propagation, ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर। जब कणों का कंपन तरंग के समांतर हो, देखो तरंग जा रही है बेटा, ये तरंग कहां जा रही है बेटा? वेव कहां जा रही है? आगे की ओर। तो वाइब्रेट जो कंपन होगा, वाइब्रेट भी किधर की हो? इधर की ओर हो। जब वाइब्रेट भी किधर हो? इधर। तरंग कहां चल रही है? इधर की ओर। तो वाइब्रेट भी किधर की हो? तो उसी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूशन। नहीं आया? आ गया, अब आएगा, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला सर 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 सर, इधर देखना, तरंग चल रही है बेटा, तरंग चल रही है, ये तरंग चल रही है बेटा, वेव चल रही है। तो वेव किधर की ओर चल रही है? इधर देखना, इधर की ओर चल रही है। तो बेटा कंपन भी किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। जब कहने का अर्थ है, जो bend the direction of the vibrate of the particle medium is part parallel, तो जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसी दिशा में तो चाहिए। देखो कणों के कंपन करने की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के कैसे होने चाहिए? समांतर। अगर तरंग ऐसे जा रही है तो बच्चों कंपन भी ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। कंपन भी कैसा रहा होगा? ऐसे ही हो रहा होगा। हो रहा होगा नहीं? जब तरंग ऐसे जा रही है तो कंपन भी कैसा हो रहा होगा? सीधे ही हो रहा हो, पैरेलल हो रहा हो। इसी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूशन या अनुदैर्ध्य तरंग। अब सर आप कैसे समझा सकते हो? सर बिल्कुल समझा सकता हूं मैं इसे, इसको बिल्कुल समझा सकता हूं बेटा। तो आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। तो पहली बात समझ में आएगी, लॉन्गिट्यूशन क्या होता है? नहीं आया? बताओ। लॉन्गिट्यूशन आ गया क्या बच्चों? तो लॉन्गिट्यूशन का मतलब जो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे ना, वो तरंग के दिशा में ही होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे।
ये जा रही है वेव, संचरण कर रही है, और पार्टिकल भी इसी दिशा में क्या करेंगे, कंपन करते हुए चलेंगे, इसी दिशा में करेंगे, कंपन करेंगे। तो कौन सा कह रहा है, लॉन्गिट्यूड। आपको दिखाई दे रहा है वेव ऐसे जा रही है, तो कंपन भी ऐसी तो कर रहे हैं, कंपन ऐसी तो हो रही है, देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो इसी दिशा में क्या हो रहा है, कंपन। अब यहाँ पर दो शब्द जुड़े हैं, संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है, इंग्लिश में देख लो इनको शब्द क्या कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, कंप्रेशन एंड रेरप्रेक्शन, रेरप्रेक्शन। तो कंप्रेक्शन क्या होता है देख लो पहले, तो कंप्रेक्शन और रेप्रेक्शन क्या देखो ना, जब जब देखना बच्चों, जब एलिमेंट जो होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जब पार्टिकल क्या है, यहां पर पार्टिकल कैसे बच्चे, पास पास है, यहां पर पार्टिकल देखो लो ये ब्लैक हो रहा है, यहां पर पार्टिकल कैसे, पास पास, तो यहां पर क्या क्या कहलाएगा। अब देखो यहां पर पार्टिकल कैसे, तो ये क्या करेगा, रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन या संपीड़न विरलन समझ में आ गया, जहां पर पार्टिकल पास पास होते हैं, जहां पर पार्टिकल कैसे अत्यंत पास पास है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, कंप्रेक्शन हो जाएगा। और बेटा जहां पर पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे हो बच्चों, दूर दूर हो, पार्टिकल कैसे हो, दूर दूर हो, तो वहां पर क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई। ये रेयर फ्रैक्शन और संपीड़न विरलन पूछा जाता है, ये किस तरंग से उदाहरण संबंधित है, जो एक क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूशन से। लॉन्गिट्यूशन जब वेव बनेगी ना बच्चों लॉन्गिट्यूशन, तो वो लॉन्गिट्यूशन में हमेशा कंप्रेशन और रेपरेशन आता है। मेरी बात सुन लेना बच्चों, यहां से अगर आपसे पूछूं, देखो जिन स्थानों माध्यम के कण पास पास होते उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जिन स्थानों पर माध्यम के कण पास पास दूर दूर होते हैं, पास पास ना होगा, यहां पर क्या लिखा है, दूर दूर होते हैं, अच्छा दवा लिख गया है, दूर दूर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिप्रेशन। समझ आया बेटा। ये थ्योरी आपको अभी दिमाग में बिठा लो, 10 सेकंड का समय देता हूं, इसके अपने मन में समझाने की कोशिश करें कि लॉन्गिट्यूशन क्या था, कि जो तरंग की वेव कहां चल रही है, वाइब्रेट कहां हो रहा है, कि कंप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है। जल्दी से जल्द बच्चे, जल्दी नहीं समझ में आया फिर भी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी समझो बेटा, जल्दी 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 बेटा। शिवा तिवारी, ठीक शिवा, साक्षी जी, प्रजापति, अमर, संगीता जी, जल्दी समझे कोशिश करें, संगीता जी, अमर सिंह। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट छोड़ दो, आखिरी 10 दिन पूरी दम लगा दो, पूरे 10 दिन। यस सर, बिल्कुल संगीता जी, ठीक है, समझ में आया। द प्लेसेस वेयर द मीडियम पार्टिकल इज नियर, देख लो पार्टिकल कैसे नियर, दोज क्या कहलाता है, कंप्रेशन। एंड द प्लेस वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज आर क्लोज, दोज द्वारा आ गया, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर द फोर अपॉट, दे आर कॉल्ड द साउंड वेव आर ऑफ द लॉन्गिट्यूशन नेचर। यहाँ पर एक और लिख के आया है लॉन्गिट्यूशन में क्या है, ठीक है देख लेते, ठीक है। कोई बच्चों दिक्कत है, अनुदैर्घ्य तरंग समझ में आ गई बेटा लॉन्गिट्यूशन। कोई बताएगा लॉन्गिट्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन करो। कंपन होता है, तो उसमें दो घटनाएं होती है, इसमें दो देर होते हैं, इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे थोड़ी सी और बातें कर लूं, थोड़ा सा और अच्छे से बात करूं, जो कंप्लेक्स जो हमारी जो लॉन्गिट्यूशन वेव है ना, लॉन्गिट्यूशन प्रश्न यहां से बनेंगे अब डायरेक्ट। लॉन्गिट्यूशन वेव हमेशा ठोस में, द्रव में, गैस तीनों में चलती है, ध्यान रखना। वेव आर जनरेट इन ऑल द थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये प्रश्न कुछ भी कर लो, याद कर लो कि अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूशन वेव जो होती है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में चलती है। अगर आपसे पूछा जाए एक संपीड़न से दूसरे संपीड़ित तथा एक विलयन से दूसरे विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब प्रश्न यहां से पूछेगा कि वेवलेंथ क्या होती है। पहले मेरी दो प्रश्न आप समझ लो बच्चों, दो प्रश्न बात कर रहा हूं। जो लॉन्गिट्यूशन होती है वो कहां चलती है, कहां चलती है बच्चा, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा पॉइंट यहां से बता रहा हूं, ध्वनि तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें, भूकंपीय तरंगें, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव और सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव, ये तीनों के पूरे उदाहरण जो हैं वो किसके हैं,
अनुदैर्ध्य तरंगों के, ये याद कर लो आप बस। ये तीनों के तीनों उदाहरण क्या कर लो, अनुदैर्ध्य तरंग। कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे क्या है, तो आप बताना पड़ेगा अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूशन वेव है। आपसे पूछा जाएगा कि स्प्रिंग की वेव क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा लॉन्गिट्यूशन वेव होती है। और हमारी जो भूकंपित तरंगे होती है वो भी लॉन्गिट्यूशन होती है। अब प्रश्न उठता है कि सर तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। बच्चों वेवलेंथ को सीख लो, बड़ा आसान चीज है कि वेवलेंथ आगे भी आने वाला है, बार बार यूज होगा। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बार बार यूज होने वाला है। ये वाला प्रश्न समझ में आ गया सबको, ये वाला समझ में आ गया। अब मैं किस पे जा रहा हूं, इस वाले पे। मैं हर शब्द की खाल उतारता हूं बेटा, हर शब्द की खाल उतार के आपको बताना चाहता हूं। वेवलेंथ सीखना बेटा, ये रही वेवलेंथ। ये क्या है, क्या दिखाई दे रही है, कंपन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कंपन खत्म कहां हो रही है, तो तरंग कहां से बन रही है, यहां से। वेव कहां से बन रही है, यहां से। और वेव खत्म कहां हो रही है, यहां पर। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और समझो सर, देखो सर, ये कौन है, ये कंप्रेशन है, और ये कौन है। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये कौन है बेटा, ये वाला भाग, रेयर फ्रैक्शन। ये कौन सा है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कौन सी होगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, संपीड़न संपीड़न के बीच की दूरी, कंप्रेशन कंप्रेशन के बीच की दूरी, और रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। वैसे आपको बता, तरंगों को नापने की इकाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कपड़ा किस में नापा जाता है, मीटर में। शक्कर हम किलो में लाते हैं, और तरंग भी तो नापे, तरंग नापने की तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है, जिसका मात्रा एंगस्ट्रॉन होता है, A0 होता है। तो हमने अभी पढ़ाया था वेवलेंथ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सर, अभी तो बताया वेवलेंथ क्या होता है, संपीड़न से संपीड़न और विलयन से विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया सर। देखो, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। और रिप्रेशन रिप्रेशन के बीच की दूरी को हम भी क्या कहेंगे, कंप्रेशन। इस टोटल तरंग की दूरी को भी हम क्या कहने वाले हैं। क्या मेरी समझ में आई वेवलेंथ क्या होता है, भूलोगे कभी बच्चा वेवलेंथ तो। पहली तरंग कंप्लीट कर ली बेटा, पहली तरंग का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूशन। लॉन्गिट्यूशन के बारे में मुझे थोड़ा 2-3 सेंटेंस बताओ, क्या बताओ। हाँ, कंपन होते हैं, साउंड में होता है, और साउंड में होता है, और साउंड में होता है, रस्सी में होता है। ठीक है, मीडियम बताओ, मीडियम बता दो, मीडियम। सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, तीनों मीडियम। बच्चों आप भी सुनते चलना, क्योंकि मैं हर चीज को बड़ा गहराई से बता रहा हूँ। अब आता है कौन सा बेटा, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसफर। तो कुछ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पे निगाह दें, और क्या दिखाई दे रहा, रस्सी दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है सर, ये आप दिखाई दे रहे हो। हाँ, सबसे मुख्य चीज क्या दिख रहा है, वाइब्रेट दिख रहा है। तरंग क्या है, विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस कब आ जाता है, जब वाइब्रेट होता है। एक शब्द में आंसर दे चुका हूं आपको, हर चीज को मैं सिखा रहा हूं एक शब्द के आंसर। बेटा इसको पढ़कर पीएससी भी क्लियर कर दो कि मेंस वगैरह, इतना डिटेल बता देता हूं हर चीज को। बेटा दे देना, यहाँ पर एक रस्सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कंपन सीधे सीधे हो रहा है, या कंपन ऐसे हो रहा है, ऐसे। और वहां पर कंपन कैसे हो रहा था, समांतर, पैरेलल। कैसे हो रहा था, पैरेलल हो रहा था। यहां पर कंपन कैसा हो रहा होगा सर, ऊपर नीचे, लॉन्गिट्यूशन। या हम ये कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, वाइब्रेज पार्टिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम
तो इसमें द वेव परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है यहाँ पर, वेव कैसे जा रही है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है वो भी आपको समझ दो। ये परपेंडिकुलर एग्जाम्पल भी लिखा है परपेंडिकुलर। वहां पर क्या होती, जो वेव्स जा रही थी वो कैसे जा रही थी, पैरेलल जा रही थी। अब यहां पर जो वेव है वो जा रही है ऐसे परपेंडिकुलर, कैसे जा रही है। तो बताओ वेव्स किधर की हो जा रही है, इधर की हो जा रही है। तो कंपन कहां हो रहा होगा, तो कंपन पहले यहां पर कंपन ज्यादा हो रहा होगा, फिर कंपन यहां पर कम हो रहा होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा होगा, कंपन हो रहा है। समझ में आया। जब अनुदैर्घ्य तरंगे क्या थी, लॉन्गिट्यूशन क्या थी, जब जो वाइब्रेट होता है वो कैसा होता है, वेव्स की पैरेलल हो रहा था। इसमें क्या हो रहा होगा, जो वेव डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से होगा वाइब्रेट। क्या आपको समझ में आया बेटा परपेंडिकुलर। लो भैया समझा दिया परपेंडिकुलर, अब इससे क्या ज्यादा समझा दो। अब भैया साहब आ जाओ आ जाओ। इस लड़के ने, मेरे जैसा खुरापाती लड़का है, रस्सी बांध के आ जाए और मजे ले रहा है, पेड़ से मजे ले रहा है, किसी और से नहीं ले रहा। उसको पेड़ मिले, पेड़ से ही मजे लेने लगा। ला तुझसे रस्सी रस्सी खेलूंगा। एक छोर से रस्सी बांधे और एक छोर से कर रहा है तो बताओ रस्सी का आकार कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को लंबवत कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। कैसी दिशा में दोलन हो, जब कंपन की दिशा या कह सकते हैं तरंग की गति दिशा में कैसे हो, लंबवत हो, ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं, समझ में आया। जब परपेंडिकुलर दिशा में तरंग उत्पन्न होती है, वाइब्रेट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। अब तो समझ में आ गया बेटा, ठीक है। जब किसी माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा या संचरण करने की दिशा कैसी हो, परपेंडिकुलम हो, तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं बेटा, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, जल की जो लहर होती है, जल की लहरें और रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये तरंगे उदाहरण किसका है, अनुप्रस्थ तरंग का। उसका उदाहरण दो उदाहरण बताना, लॉन्गिट्यूशन के उदाहरण कौन सा था, भूकंप बिल्कुल, और रस्सी, रस्सी तो जरा आगे उसमें ही बता दिया क्या मैं, रूप वाला देख लेते हैं, अगर रूप वाला इसमें लिखा है क्या, स्प्रिंग है। ये तो मैं कंफ्यूजन हो गया कि रस्सी वाला तो इसमें एग्जाम्पल है, स्प्रिंग वाला है इसमें, और शांत तरंग है। ये ध्यान रखना बेटा, रस्सी इसमें आएगी, इसमें कर दो ना बैंड बज जाएगी तुम लोगों की। तो बेटा समझ आ गया, ठीक है। अब बेटा देखो, जल की तरंग है और रस्सी की तरंग है, ये किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का, ठीक है। पर क्या है, यहां पर क्या बनना है, एक सुरंग बनता है, गर्त बनता है। सुरंग गर्त क्या होते हैं, वहां पर संपीड़न बनना तो बिरलन बनना, तो यहाँ पर क्या बनना है, सुरंग और गर्त। तो यहाँ पर क्या बनना है, electromagnetic are also transfer nature. These waves move the former only form horn and the throw. ठीक है, थ्रो दी द वेव्स, ठीक है, यही लिखा जाता बेटा। तो गर्त और सरत, हॉर्न नहीं बोलते, हॉर्न और थ्रो। तो बेटा हॉर्न क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा, देखो हॉर्न, ये हो जाएगा हॉर्न, ये हो गया सरंग। तो सरंग बनता है ऊपर, और ये हो जाएगा थ्रो, क्या हो जाएगा, तो बस इतना ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान रखना, इसमें हॉर्न वाला आ जाएगा, उसमें कंप्रेसर आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, थ्रो। तो इतना ध्यान रखना, सरंग अर्थ का ये पूछ लिया था कि अनुप्रस्थ तरंगों में कौन सा आता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूशन का या ट्रांसफर वाला, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सरंग, ठीक है बेटा। ऊपर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सरंग, और नीचे हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, थ्रो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो जल की तरंगे किसका उदाहरण बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है।
बेटा अनुप्रस्थ तरंगों में गैस की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो होती है ना बच्चा, ये तरंगें जो होती है वो ठोस में चलती है और द्रव में चलती है, बस सॉलिड और लिक्विड में चलती, परंतु गैस की आवश्यकता नहीं होती। चलो बच्चों कमेंट कर दो फटाफट। पहले तो ये बात, ये बच्चे पहले 2 मिनट पहले ये पूरा पढ़ लें, तो उसका मुझे कमेंट करो जल्दी से। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, परंतु इतनी गहराई से समझा दिया है, इतनी गहराई से कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो। जल्दी से कमेंट करो, इस पर पढ़ो इसको पूरा, कमेंट भी करते रहा करो जल्दी से। बेटा जीरो लेवल से पढ़ाया हूं बेटा, इससे इससे सरल भाषा मैंने पीएससी वालों को भी नहीं पढ़ा था, आप लोगों को सबसे सरल भाषा समझा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। आप तरंगों की प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, क्या आपको पहली वाली चीज समझ में आ गई ना बेटा? घर पे एक बार रीड मारना, इसको रीड जरूर मारना। एक बार रीड मारने के बाद आपको कह रहा हूं, लिखित भाषा में दे रहा हूं, सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। आप ये कहोगे सर हमको तो पूरा आता है, बस रिवीजन करना है। जिस तरह से बायोलॉजी पे ध्यान दिया उसी तरह फिजिक्स पे ध्यान दे। प्रॉपर्टी ऑफ द वेव क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवर्त का क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन तीनों चीजों को समझ लो बस। पहली बात में क्वेश्चन पहले तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया, वेवलेंथ कुछ समय पहले ही समझाया बस। अगर याद नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल देख लो, वेवलेंथ क्या आती है बस। अगर बच्चों तरंग दैर्घ्य पूछी जाए, वेवलेंथ पूछी जाए तो क्या है? नहीं नहीं नहीं, कंप्रेशन इंटू कंप्रेक्शन, वेवलेंथ। और रेपरेशन मतलब रेपरेशन, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ठीक है, वेवलेंथ, ध्यान रखना। तो बेटा आयाम क्या होता है? प्रदर्शित, प्रदर्शित गलत लग गया, प्रदर्शित करते, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा माध्यम स्थिति के किसी एक कण के अधिकतम विस्थापन को तरंग दैर्घ्य का आयाम क्या था, ठीक है ठीक है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहा हूं, फिर आवर्तकाल, फिर तरंग दैर्घ्य, ठीक है। माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन पूर्ण कर लेता है उससे तरंग की क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक खर्च होता है। बस ये प्रश्न आ चुका है बॉस, ये प्रश्न आ चुका है। क्या बोला इसने? फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन दैट पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट इन सेकेंड, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इट इज द टैप यूनिट ऑफ हर्ज। इसका जो यूनिट कौन सी होती है? हर्ज होती है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है? सबसे बड़ी चीज 1 सेकंड में कंपन की दर। 1 सेकंड में कंपन की दर, एक सेकंड में कंपन की दर को आवृत्ति कहते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बेटा सिखा दूंगा मैं ये कह रहा हूं, आपको सिखाकर भेजूंगा। तरंग चली बेटा, तरंग है, तरंग यहां से चली, ठीक है बेटा। ये बताओ ये कौन सी वेव है? ट्रांसफर। अगर ये बताओ एक तरंग यहां से चली, 1 सेकंड में यहां तक पहुंची, 1 सेकंड में कंपन की दर को, तो ध्यान रखना जब भी कोई वेव होगी ना, 1 सेकंड में कितना कंपन करती है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करती है। अगर 1 सेकंड में जितना वाइब्रेट करती है अगर तरंग, मान चले 1 सेकंड में इतनी सी करी, इतनी सी करी, इतनी सी करी, तो 1 सेकंड में जितना वाइब्रेट कर वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी।
देखो देखो देखो, बता रहा हूं, थोड़ा सा गला चौक हो गया मेरा आज। क्या बताया? एक सेकंड बोला, देखो बोला तो गले में कुछ कंपन हुआ होगा, क्योंकि कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। मैंने बोला तो कंपन हुआ, तो एक सेकंड में कितना कंपन हुआ, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती। आपने देखा होगा, देखो इसमें 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 एक छुक छुक हो रहा होगा, हो रहा है। आप इस माइक में देखोगे बच्चों, अगर आपको माइक दिखाऊं थोड़ा सा, निकल आए तो नहीं निकल रहा। माइक जो होता है ना, तो माइक में फ्रीक्वेंसी होती है, बोलते हो तो उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे झुक 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 होता है। देखो अगर आपने भी झुक 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 सा होता है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो बोलूंगा कंपन होगा तो उतनी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। देखो इसमें दिखाई दे रहा है, देखो अभी अब पूरा खाली हो गया, अब बोलूंगा पूरा आ रहा है। तो सेकंड में कंपन जितना होगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी। अब आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मेरे बच्चों बात है कि एक सेकंड में जब कोई वेव वाइब्रेट करती है, जितना वाइब्रेट करती है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, दैट द टाइम्स इट टेक फॉर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू द वाइब्रेट वंस, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ में आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है कि कंपन होने में जितना लगा समय, तो लिखा है ना बेटा, दैट टाइम इट टेक फॉर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑफ वाइब्रेट। देखो पार्टिकल के कंपन होने में लगा जितना समय, टाइम पीरियड कहलाता है। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना कंपन हो सके। अब वेवलेंथ आपको समझ में आ चुकी है, और अच्छे समझ लो, एक बार हिंदी में समझ लो। अनुप्रस्थ तरंगे आ गया बेटा, अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसफर, किन्हीं दो क्रमांक सरंग कर लो या ग्रत कर लो, सरंग कर लो या, वो तो वही बात है, अनुप्रस्थ तरंगे यहां से यहां तक के बीच ये सरंग हो गया, ये क्या हुआ, गर्त हो गया। या आप ऐसे कर लो, ये क्या हो गया, संपीड़न। ये कौन है, विरल। ये कौन हो गया, तो यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दर कहते हैं। तरंग दर कैसे भी आप नाप सकते हैं, संपीड़न टू संपीड़न एंड बिरल टू कंप्रेशन एंड रिप्रेशन वाला, और सरंग वगैरह सरंग से नाप सकते हैं। अब आता है आयाम क्या होता है, ये समझ में आए बच्चा, आवर्त काल क्या होता है। मैं सुनूंगा आपसे, अभी पढ़ने दूंगा तो आपसे सुनूंगा भी। मैं पूछू हूं, माध्यम में स्थिति के किसी एक कण के अधिकतम विस्थापन को त्वरण कहते हैं, इसे मीटर होता है, ऐसा ही मानता, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है। आयाम होता है, बोल रहा हूं बेटा, आयाम बेस। आयाम मतलब क्या होता है, बेस। आपने गाना सुनाओ, बेबी को बेस पसंद है, एम्पलीट्यूड, बेबी को बेस पसंद है। आई डीजे बेस, बड़ा बेस, कहते हो अनुष्का शर्मा, सुल्तान मूवी है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को आयाम पसंद, ये पसंद है। अब मेरे गले का आयाम जो है ना तेज है, बाहर से भी बैठ कर पढ़ सकते हो आप। कोई टीचर का आयाम क्या होता है, कम होता है, तो मेरा जो आयाम वो क्या ज्यादा है, तो कंपन वगैरह। तो एक बार इसे देख, ठीक, जल्दी से देख लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जल्दी से। ये वाला वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तीनों को पढ़ो, और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर दो, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, थोड़ा सा आप कमेंट कर दो, जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे आगे। ठीक, प्रजापति साहब, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके भाई, कोई बच्चे का कमेंट आया नहीं अभी। ठीक है, सुन। तो हमने वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आयाम क्या होता है, बेस क्या है वगैरह, तो इस पे भी हमने चर्चा कर चुके हैं, आयाम वगैरह क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आगे बढ़ते बच्चों, आगे चलो बच्चों, बताते रहो, थोड़ा बताते भी रहो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा। चलो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
हाँ, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, कोई बच्चा बता दो बच्चों, आप ऐसे ही बच्चा बता दो, वेवलेंथ क्या होता है? बहुत बढ़िया, कंप्रेशन टू कंप्रेशन। या आप तरंग गति भी बता सकते हो, दोनों में लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाऊं कि जो हमारी टाइम पीरियड क्या, कंपन करने में जितना टाइम लगता है उससे क्या है, टाइम पीरियड। क्या मेरी बात इतनी आप तक पहुंची क्या? पूरी बात पहुंच गई बेटा? अगर पूरी बात आप तक पहुंची है ना बच्चों, पूरी बात, ऑल बात, अब आते नीची बात, छोटी बात, अब आता है बेटा ध्वनि तरंग है। बेटा तरंग चैप्टर खत्म। टॉपिक तीसरा, साउंड वेव्स। क्या? साउंड। बहुत मजे हैं इसमें, बहुत मजे, बहुत मजे। अभी तक तरंग में कोई दिक्कत है आपको? पूरा याद करवा दिया मैंने, सही बच्चों को मैंने याद करवा दिया पूरा तरंग से। थोड़ा सा स्पीड भी आएगी अब बीच में। अब मेरा देखना कहर, देखना कहर, कहर जहां, कहर देखो, पर स्पीड के साथ आपको प्रॉपर समझा दूं, ठीक है? हाँ कह सकते, थोड़ा सा है। कल 28 होगी, फिर 5, अरे 5, ठीक है, 5 का फिर उधर बॉटनी बची, बॉटनी टाइम ले लेगी थोड़ा, बस 3-3 घंटे देंगे, थोड़ा सा हो जाएगा। और बॉटनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, देखते क्या होगा। चलो बेटा, अब हम तीसरे चैप्टर पर चल रहे हैं। पहले हमने वर्क कंप्लीट कर लिया। कौन सा टॉपिक किया? वर्क। और पूरी आसानी समझा दिया। फिर हमने वेव्स तरंग कंप्लीट किया। अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड। और इसको भी आसानी से खत्म करा दूंगा। बस घर पे पीपीटी को एक बार अच्छे से ऐसे कर लेना, रोल कर लेना, रोलिंग, और लिख दे रहा हूं, आंसर आपके सामने मिलेगी। मैं बोल रहा हूं तरंग क्या होती है, साउंड क्या होता है। साउंड तो पहले बच्चों ये बताएंगे कि साउंड कैसा वेव है, कोई बता सकता है क्या? लॉन्गिट्यूशन या ट्रांसफर? बताओ बताओ बताओ, अगर बच्चों आपको पता है तो बताओ कि जो साउंड वेव है कि लॉन्गिट्यूशन है या ट्रांसफर, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? अनुदैर्घ्य पक्का? लॉन्गिट्यूशन पक्का? सोचो। हाँ, किसी बच्चे ने कहा सर लॉन्गिट्यूशनल अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग है। तो बेटा सबसे पहले तो ये कौन सी अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूशन? भाभी पढ़ा दिया बेटा, पूरा चिल्ला चिल्ला के वहां पढ़ा चुका हूं। ये कौन सी तरंग है बेटा? लॉन्गिट्यूशन तरंग है, जिसको चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? माध्यम, मीडियम। लॉन्गिट्यूशन, कोई बता सकता है लॉन्गिट्यूशन जो वेव थी उनमें कितने मीडियम में चलती है? वो तीनों मीडियम में चलती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में चलती बेटा। पहला प्रश्न याद कर लिया क्या कि कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूशनल। इसके लिए मीडियम क्या चाहिए? ठोस, द्रव, गैस। तो पहला प्रश्न यहां से मैंने याद करवा दिया आपको। दूसरा प्रश्न यहां से याद करवा दिया। और तीसरा क्वेश्चन यहां से याद करवा दिया। कैसे? एक बेटा अभी पढ़ाई थी, मैकेनिकल तरंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली तरंग है, मैटर तरंग है। 3 प्रश्न याद करवा दिए मैंने यहां से। सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूशन भी है, इसके लिए माध्यम क्या चाहिए? ठोस, द्रव, गैस। और ये कैसी तरंग है? मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक तरंगे हैं। अभी पिछला ही तो पढ़ाया है, 3 भागों में बांटी थी, यांत्रिक, विद्युत और पदार्थ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली। अब बात करते हैं, जो लिखा है भी वैसे है ना, तरंगे भी लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस में चलती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चलती है। अब बात करते हैं ठोस में इसकी चाल क्या होती है। इसकी चाल पूछी जाए, ध्वनि की, साउंड की चाल पूछी जाए तो ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ठोस को बजा दो, लोहे को बजा कर दिखाना, टन टो टन, घंटा बजता है, घंटा मंदिर में घंटा लगता है तो कितनी दूर तक सुनाई देता है? तो ठोस में चाल क्या होती है? ज्यादा होती है। और फिर कम किस में होती है? द्रव में। और गैस में क्या होती है? सबसे कम।
सर सबसे कम को थोड़ा बताओगे हमको? हाँ बताएंगे बेटा, बताएंगे। ठेका लिया है बेटा आपको? ठेका, चलो बात करते, थोड़ा सा मेहनत कर लेते, और मेहनत करेंगे आपके लिए तो बहुत मेहनत। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला तो ये लॉन्गिट्यूशन भी है, मीडियम की आवश्यकता होती है, तीसरा वो मैकेनिकल। ठीक है, अगर मैं इस चाल की बोलूं, साउंड स्पीड की बोलूं, तो सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? सॉलिड में, उसके बाद द्रव में, उसका क्या। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा इस पर थोड़ा चर्चा हो जाती है। आप बेटा घंटा बजाते हो, मंदिर तो जाते हो परिक्रमा लगाने, वो सबको पता, लगाते हो। और हम पता नहीं कब से नहीं गए मंदिर, हमें बुलाता ही नहीं कोई। शायद टाइम हो गया, मुझे बहुत टाइम हो गया मंदिर, लगभग 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 1 साल होने वाला, 1 साल होने वाला। महाकाल गया था पापा के साथ, पिताजी इंदौर आए थे उस समय गया था, और इसको 1 साल होने वाला है, मार्च में 1 साल हो जाएगी। उसके बाद शायद ना उसने बुलाया ना मैं गया मंदिर। बुलाएगा जब जाएंगे। अब वही है, मंदिर में घंटा बजाया आपने, क्या किया? मंदिर में घंटा बजाया तो आवाज क्या होती है? नया घंटा बजाओ टंग, उसकी वाइब्रेट कितनी होती है? टंग, धीरे धीरे वाइब्रेट होता है। अब पानी है, अब द्रव में है, कैसे? स्विमिंग पूल जाए, स्विमिंग पूल आजकल नॉर्मल हो गया, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल एक बिजनेस बन गया है हमारे यहाँ, कि 50 रुपए 100 रुपए, हमारे साथ ये बिजनेस बन गया है। 50 रुपए 100 रुपए प्रति घंटा, नहाओ जितना, 2 घंटे 3 घंटे जो भी। तो आप स्विमिंग पूल में जाना, दो दो स्विमिंग पूल में गए और आपस में बतराना, तो आवाज हल्की हल्की सी आएगी। अंदर डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना और बात करने, तो हल्की हल्की सी आवाज आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, हल्की सी आवाज आएगी। पानी में आवाज क्या होगी? कम हो गई। अब मोटरसाइकिल पर चल रहे हो, 60 की स्पीड में मोटरसाइकिल है, आगे बैठा पीछे, तो बेटा उसने कुछ कहा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, मोटरसाइकिल बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, सुनाई पड़ता है क्या? तो वो हवा में चल रहा है, तो हवा में गैस की चाल क्या हो जाती है? सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा तो उसमें, उससे कम द्रव में सबसे कम। तो आपको समझ आया, साउंड हमेशा ठोस का ज्यादा होता है, पानी में कम हो जाएगा, और गैस में साउंड ना के बराबर हो जाएगा, कम। साउंड इज ए टाइप्स, साउंड इज द टाइप्स ऑफ वेव विच इज द रिक्वायर्ड इन मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, कि मैकेनिकल, सबसे पहले तो ये कौन सी है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव आर कॉल्ड साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूशन वेव। ठीक है बेटा, साउंड आपको ये एग्जांपल आपको समझ में ही आ गए होंगे, मैं सारी चीजों को प्रॉपर वाइज पढ़ा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, आप श्रव्य तरंगे क्या है? किसी बच्चे की डाउट हो तो पूछ सकता है अभी फटाफट। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ये खत्म हो गया क्या यहीं पर? हाँ वही तो कह रहा हूँ, खत्म कैसे हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ। अब श्रव्य तरंगे क्या है? कान दिखाई दे रहा है बेटा? अभी मैंने आपको बता, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी? हर्ट्ज। क्या था? हर्ट्ज था। ये तो याद कर ले, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आवर्ती, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की मात्रक जो था वो कौन सा था? हर्ट्ज। हाँ हाँ, यही था, हर्ज ही था। ठीक है बच्चा, समझ में आया क्या? हर्ज था। ओके 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 ओके। मैं आप बात करूं, अगर किसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज लेस, 20 हर्ट्ज से क्या होगी? अगर किसी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो जाए, अगर 20 हर्ट्ज से कोई साउंड है, साउंड में कंपन होता है, कंपन होगी, 1 सेकंड में कंपन होता है, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं? हर्ज में। तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों,
अगर आपने सुन ली तो मजा आ जाएगा। क्या कह रहा हूं, अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है, तो उसे को क्या कहते हैं, अवसर्प तरंग कहते हैं, या इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा। अगर किसी भी तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से क्या हो जाए, कम हो जाए, 0 से लेकर कहां तक हो, 20 से हो, तो बेटा ऐसी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। अगर 20 हर्ट्ज से कोई साउंड उत्पन्न हो रहा है तो हम नहीं सुन सकते। दिल की धड़कन सुन सकते हो क्या, धक धक होती महसूस करते, बस सुन नहीं सकते। यहां पर जो चलता है यहां पर सुन सकते हो इस ध्वनि को, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 20 से कम है, बस इसको महसूस कर सकते, धक धक कर रही है, आवाज सुन नहीं सकते। तो बेटा ऐसी तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती 20 से क्या हो, कम हो, जो 20 से कम होती है उस तरंग को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। समझ आएगा बच्चों, इन तरंगों को बेटा भूकंप की तरह, अर्थक्वेक कौन सी तरंग होती, अपसर्म तरंग। हार्ट बीट कौन सी होती, अपसर्म तरंगे होती है। बेटा आपको पता है ये तरंगे हम नहीं सुन सकते, कुत्ता बिल्ली सुन लेते हैं, जानवर सुन लेते, पक्षी सुन लेते। आपको पता है कि जहां भी भूकंप आता है तो पहले हलचल पैदा हो जाती है जानवरों में, या अर्थ में कुछ हलचल होना वाला, अर्थ में कुछ भी हलचल हो रही होगी तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ में जो कंपन हो रहा होता है 20 हर्ट्ज से कम, उसको जानवर सुन लेता, कुत्ता बिल्ली भेल मच्छी हाथी वगैरह सुन लेते, फिर वो क्या हो जाते, एक्टिव हो जाते। तुम्हें मूवी में देखा होगा भूकंप आने से पहले, मूवी में तो देखा होगा भूकंप आने से चिड़िया उड़ जाती हैं, शेर भागते हैं, वो देखा है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। तो इसको बेटा हम लोग तो नहीं सुन पाते, जैसे भूकंप आता है हृदय की तरंग है, हम लोग नहीं सुन पाते, परंतु कुत्ता बिल्ली मानव नहीं सुन पाता, परंतु कुत्ता बिल्ली जानवर इनको सुन लेते हैं। तो इसमें आपको समझना कि 20 हर्ट्ज से कम होते। आप देखना, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो, 20,000 के बीच में हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी 20 से क्या हो, 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी 20 से क्या हो, 20,000 के बीच में। 20 बेटा 20 से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, इंफ्रा, और 20 से लेकर 20,000 के बीच में हो उसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ हेयरिंग या श्रव्य तरंग कहते हैं। इसको हम सुनते हैं। हम कौन सी तरंग सुनते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग सुनते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। और हम कौन सी नहीं सुन सकते, ये वाली नहीं सुन सकते, क्योंकि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 से 20,000 के बीच में होती है इसको मानव सुन सकता है। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से क्या हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनकी 20,000 से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे। समझा, तीनों को बता दिया। अपश्रव्य तरंगे 20 से कम, श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 के बीच में हम लोग सुन सकते हैं, और जबकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, 20,000 से ज्यादा ऊंची होती है, पराश्रव्य तरंगे ध्वनि कहलाती है। ठीक है, इन तरंगों को हम नहीं सुन सकते। कुत्ते पराश्रव्य तरंगों को, चमगादड़ सुनते बेटा इनको, हाँ चमगादड़ देखिए बेटा आप, उल्टे लटकते गांव में पीपरा के पेड़ पर बैठे मिल जाएंगे आपको। पीपरा के पेड़ पर सबसे ज्यादा चमगादड़ में उल्टे मिलते हैं, और जहां शमशान घाट होता है वहां ज्यादा मिलते हैं। पता नहीं क्यों, ये नेचर है कि मैं जहां जहां चमगादड़ देखे वहां शमशान घाट है, और कहीं ज्यादा नहीं मिलते, उल्टे लटके रहेंगे। और हाँ, बर्ड होते हैं, चमगादड़ होता है पक्षी होता है, और नाइट में उड़ते हैं। अगर आप अकेले उस रास्ते चले जाए ना, चमगादड़ की आवाज से ही पैंट गीला हो जाए। और वो भी मैंने 2-4 बार देखा शमशान घाट के साथ। ये मान लो शमशान घाट की रोड है, शमशान घाट है, इसके अंदर यहाँ पर कोई पेड़ लगा है बाहर, पेड़ पे ही मिलेंगे तुम्हें, ये भी है सत्य। पीपर के पेड़ पे ज्यादा मिलते, पीपड़ा के पेड़ पे। शहरों को तो पता नहीं, हमारे गांव में वगैरह ये सारी चीजें मिलती है। शहर में कहाँ चमगादड़, शहर में हमने चिड़िया उड़ती नहीं देखी आसमान में ज्यादा। पहले आज से 10 साल पहले देख लो, 10 साल 5 साल 8 साल
5 बजे अपन छत पे घूमते थे, 5-6 बजे हम भी क्या होता जैसे ठंडा हो जाता था मौसम, तो 5 छत की सफाई करते थे, पानी डाल देते, छत को ठंडा करते थे। तो 5-6 बजे अपना रेस्ट मूड में ऊपर घूमते थे और देखते थे चिड़ियों का झुंड आता था, ची ची ची। अब शायद नहीं आता। आप लोगों ने देखा है कि कभी 5-6 बजे उठते हुए? नहीं देखा, क्योंकि इतना टेम्परेचर हो गया है। अधिकांश गिद्ध हो गए, चील हो गए, उल्लू हो गए, तुमने तो देखे नहीं होंगे शायद, गांव वालों को पता नहीं, शहर वालों ने तो देखा ही नहीं होगा। उल्लू अभी देखा नहीं होगा। गिद्ध पता है गिद्ध क्या होती है? चील क्या होती है? बहुत बड़ी हो, देखा नहीं है, फोटो रह गए उनके, अब संरक्षण हो गए, मतलब कि विलुप्त होने के कगार पर है। उल्लू आया था हमारे यहाँ पर एक बार, बता दो, उल्लू कपड़ा ले जाता है, जिस व्यक्ति के कपड़ा ले जाता है ना, वो बच्चा पूरी तरह से सूख जाता है। ये भी एक सिस्टम है, पता नहीं कहानी है कुछ। अगर रात वाले होते, ये बोला जाता है उल्लू अगर जिस व्यक्ति की छत पे आ गया, उसके कपड़े ले गया, जिस बच्चे के ले गया, उस बच्चे का सूखना चालू हो जाता है, पतला हो जाता है। ये थोड़ा माना जाता है। अब ये सत्य है या असत्य है, ये हमको जानकारी नहीं है। तो बेटा, पराश्रव तरंगों को हम सुन नहीं सकते, कुत्ते पराश्रव तरंगों को सुन लेते हैं, चमगादड़ पराश्रव तरंगों को सुन लेते हैं। पुलिस द्वारा कुत्तों को उसमें उपयोग की जाती है बेटा। कुत्ते आपको पता जासूसी के लिए खोजे जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस तरंगों को सुन सकते हैं, पराश्रव। चमगादड़ सुन सकते हैं बेटा इनका उपयोग, ठीक है। बिल्ली, कुत्ते, ये सारी की सारी चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन, ठीक वगैरह। और पराश्रव तरंगों के उपयोग याद कर लो, ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रयोग। जीवाणु को नष्ट करने के लिए, अगर आपको बैक्टीरिया नष्ट करने हैं, आजकल आपको अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत पहुंचाई जाती है, ऑपरेशन में करते हैं ना, तो उसमें भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। तो जीवों को नष्ट करने के लिए, मानसिक रोगियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड पेट का करवाया हो कभी तो अल्ट्रासाउंड में यही तरंग होती है। बढ़िया जेल लाएगा, प्यार से फेरेगा। एक बार मुझे बता दी पथरी, हुआ कुछ नहीं। हाँ, और मैं जब मेडिकल कर रहा था, मेडिकल तैयारी कर रहा था मेडिकल की, तो मैं ग्वालियर रहता था अकेला, रूम लेकर ग्वालियर। अब क्या हुआ, खाना बाहर का खाते थे, जैसे आज खा रहे हैं वैसे बाहर खाते थे। तो मैं अकेला रूम पे था उस टाइम, कोई नहीं था उस जो मकान में, सब लोग शादी ब्याह में चले, मैं ही अकेला था। तो कारण क्या हो गया, बाहर का खाना, और इतना बाहर का खाना तो अच्छा होता ही नहीं, अभी भी खा रहे मेस से, वो भी अच्छा नहीं है। तो खा खाकर अचार वगैरह खाकर पेट आंतों में आ गई मेरी सूजन। खट्टी चीजों से क्या हो जाती है, आंतों में सूजन आती है, और सूजन आ जाए तो फिर क्या होता है, दर्द होता है। तो हमारे दर्द हुआ। वो जो मकान था वो थोड़ा पुराना था, और पुरानी चीजों में क्या होता है, भैया इसमें तो कछू है, भैया जहाँ में कछू था, रात को मैं उठा था तो इसमें मुझे परछाई दिखी थी। ऐसा होता है पुराने मकान। वैसे देखो, नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव भी है, अगर पॉजिटिव को मानते हो तो नेगेटिव भी मानो, और पॉजिटिव को नहीं मानते तो नेगेटिव भी मत मानो, ये तो है। तो डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टर ने लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड कराया तो लिख दिया भैया पथरी है। पथरी का, हमारे पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे तो उन्होंने कहा इसको हो ही नहीं सकती, नया लड़का है, 17-18 साल का लड़का, इसको पथरी कैसे हो जाएगी। फिर और दूसरे बड़े डॉक्टर में दिखाया तो पता चला कि इसकी आंतों में डायग्नोसिस डाला था, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस को लाया, कैमरा था, कैमरा डायग्नोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैमरा था पूरा, मुख के मार्ग से नली पूरी अंदर पहुंचाई, यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ पर, पूरे कैमरा चल रहा था, और उस डॉक्टर ने पूरी आंतों में पूरा कैमरा घुमाया, और जब अंदर यहाँ से गया था लैरिक्स को पार करते, यहाँ से 2 नली जाते, तब लगा कि कोई सरिया डाल रहा है अंदर। आज ही मुझे पता है, याद है, जो भी अंदर जा रहा था वो उल्टी कर रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ से जब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जेल लगा देते हैं, अंदर स्प्रे मार देते हैं पूरा का पूरा, फिर शून्य कर देते वो, पर यहाँ तक शून्य नहीं होता। यहाँ से अंदर गई नली तो यहाँ पर ऐसा लगा कि लोहे की सौ डाल दी। 2 से 3 मिनट चला था उस पेट में, रिपोर्ट आई, इसमें आंतों का आकार व्यास बढ़ रहा था, तो उसने सीधे लिख दिया। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड
उसमें भी मानसिक रोगों के इलाज के लिए आपने देखा मानसिक आजकल वो क्या सीटी स्कैन होता है वगैरह क्या होता है मशीन में डाल देते हैं, लेटा कर पहुंचा देते हैं, दिमाग का पूरा मशीन, वो भी इसका उसका। घड़ियों बड़ी बड़ी महंगी 20-20 लाख की, 1-1 करोड़ की घड़ियां, वायुयान के पुर्जों साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी 2-2, 3-3 करोड़ की आदमी पहनता है, रोलेक्स वगैरह की। कीमती वस्तुओं को सफाई करने में, हड्डियों के जोड़ों को इलाज करने में, पथरी वगैरह के इलाज में, अभी पथरी का इलाज दे रहा था, ये सब कुछ है। पथरी को देखो आपको ट्रीटमेंट होता है, लेजर आती है, लेजर आजकल लेजर ट्रीटमेंट सबका हो गया है। आपका अगर पथरी होगी तो चीरा नहीं लगाया जाएगा आपका, अंदर उसको जो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। पथरी क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, लेजर से अंदर ही उसको डिस्पो कर देते, उसको पूरा खत्म कर देते। अगर उसकी सेल है ना, उसको सेल को, जैसे कैंसर की सेल है, सिकाई कहते हैं, कैंसर होता है तो सिकाई होती है शरीर की। तो सिकाई में क्या होता है, जो कैंसर की सेल जो पनप रही होती है ना, तो सिकाई से माध्यम से सेल को मारा जाता है, जलाया जाता है। इसी तरह पथरी जो होती है, पथरी में क्या होगा, आपकी जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पत्थर होगा, उसको लेजर को वहीं पहुंचाएंगे, और जिससे वो पत्थर क्या होगा, पिघलेगा, पिघल कर टूटेगा और बारीक छोटे छोटे रूप में निकल आएगा, मूत्र के माध्यम बाहर निकाल देते हैं। तो लेजर के माध्यम से भी होती है। चिमनियों में सोनार यंत्र होता है, सोनार यंत्र, रेडार, सोनार यंत्र वगैरह, रेडार वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा। जम्मू कश्मीर के यहाँ लगे कि अपने भारत में कोई आ गया तो पता चल जाता है कि अपने भारत की सीमा में कोई घुसकर आ रहा है। उरी मूवी देखी हुई आपने, उरी मूवी पता चल रहा है कि उसकी सीमा में ये ऐसे घूमता रहता है, सोनार रेडार पटा। चमगादड़ उड़ते समय परावैनी को निकलते, डॉल्फिन मछली, ये सारी की सारी जो चीज है वो कौन सी है, पराश्रव तरंगों के। ध्वनि की तीव्रता की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, कोई बच्चों दिक्कत है क्या? लेजर एंडोस्कोपी बोलते हैं, हाँ साक्षी एंडोस्कोपी, बिल्कुल बिल्कुल एंडोस्कोपी बोलते हैं। ओके ओके, बिल्कुल 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 एंडोस्कोपी। तो बच्चों आज मैं यहीं पर छोड़ूंगा, कल मैं लगातार इसके 3 घंटे क्लास लूंगा, ठीक है? आज मैं यहां तक स्टॉप कर रहा हूं, कल यहां से कम 3 चैप्टर कल निपटाएंगे, इसको भी निपटाएंगे और 3 चैप्टर आगे निपटाएंगे। तो कल 3 घंटे क्लास रहेंगे, और इसको बेटा कल डिस्कशन कर लेंगे आप लोग, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो मैं राहुल सिंह आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं कल नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तो कल मिलते हैं, ठीक है? नमस्कार।